गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है भवानी सिंह कहलावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस कहलावत। देखो बच्चों, इससे पहले हम आज की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम के लिए है। इससे पहले हिंदी मीडियम का हम एक लेक्चर कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र है वहां से स्टार्ट किया था और उसके कुछ टॉपिक हमने देखे थे। उसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत आवेश की हिस्ट्री पढ़ी थी, आवेशों के प्रकार पढ़े थे और विद्युतदर्शी एक उपकरण उसके बारे में भी पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है वो हम विद्युत आवेश के गुणधर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत आवेश के दो जो गुणधर्म होते हैं या उसकी जो दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हमको पता है कि समान आवेश जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आपस में आकर्षित करते हैं। उसके अलावा विद्युत आवेश के चार गुणधर्म और हमें पढ़ने हैं और वो चारों गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो एक है आवेशों की योज्यता, एक है आवेशों की निश्चलता या अचरता और एक है विद्युत आवेश का संरक्षण एवं एक हमारे पास है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो हम विद्युत आवेश का जो पहला गुणधर्म है वो स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश का जो पहला गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। अब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो, आवेशों की योज्यता क्या होती है? तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब अगर मेरे पास कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु को मैं जितने भी आवेश दूंगा तो उसका हमको बीजीय योग करेंगे तो उस वस्तु का कुल आवेश आ जाएगा। देखो, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैंने आवेश दिया। सबसे पहले मैंने इसको 2 कूलाम आवेश दिया और फिर मैंने इसको -4 कूलाम आवेश दिया और फिर मैंने उसको 2 कूलाम आवेश दिया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो वस्तु है इस पर कुल आवेश कितना है, तो इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? इस पर कुल आवेश हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा? 0। इसी वजह से आपको क्या करना होगा कि जब आप आवेशों की योज्यता या फिर किसी वस्तु का जब कुल आवेश हम जोड़ेंगे तो उसके चिन्हों का प्रॉपर उपयोग करना है। इसी वजह से हम उसका हमको सदिश योग करना होगा। तो किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट जो है, आवेशों को वास्तविक संख्याओं के भांति जोड़ा जाता है। हमको पता है कि आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, मगर जब हम आवेश को जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्याओं के भांति जोड़ेंगे या आवेशों को जोड़ते समय हम उसके चिन्हों का प्रॉपर उपयोग भी करेंगे। आवेश आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आवेश नेगेटिव भी हो सकता है और कोई भी वस्तु उदासीन भी हो सकती है। मगर द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का वो हमेशा धनात्मक होता है। मगर आवेशों का आवेश जो होते हैं वो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। निकाय का आवेश ज्ञात करने के लिए उचित चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो जिस धनावेश के आगे हम प्लस का उपयोग करेंगे और ऋणावेश के आगे हम माइनस का उपयोग करेंगे। किसी निकाय का कुल आवेश निकालते समय हमको उसका बीजीय योग करना होगा, मतलब आवेशों के आगे जो चिन्ह हो गए उनका भी उपयोग करना होगा। उसका एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे कि ये मेरे पास एक वस्तु है, उस पर सबसे पहले मैंने 7 क्यू आवेश दिया, उसके बाद मैंने इस पे +4 क्यू आवेश दिया, उसके बाद मैंने इस पे -3 क्यू आवेश दिया, उसके बाद मैंने इस पे -1 क्यू आवेश दिया। तो जब इस वस्तु पर अब मुझे कुल आवेश निकालना हो, ये जो निकाय है इसका जो कुल आवेश जो होगा वो हो जाएगा मेरे पास +7 क्यू, +3 क्यू, -3 क्यू, -1 क्यू। जो इस पर जो कुल आवेश जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा 6 क्यू। कितना हो जाएगा? 6 क्यू। 3 क्यू और 3 क्यू कैंसिल हो जाएंगे। 7 क्यू में से 1 क्यू माइनस करोगे तो 6 क्यू इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन, ओके, तो इसका जो नेट आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा +6 क्यू। अब हम आगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस पर मूव करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है विद्युत आवेश की निश्चलता या अचरता। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश की निश्चलता क्या होती है? आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। देखो, किसी वस्तु पर आवेश परिवर्तित नहीं होता है, वस्तु या प्रेक्षक की चाल जो भी हो। मतलब आवेश जो होगा वो चाहे वो आवेश स्थिर अवस्था में हो चाहे आवेश गतिशील अवस्था में हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब जब हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे तब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 1.6 कूलाम का उपयोग करेंगे और जब हम गतिकी पढ़ेंगे या हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें भी गतिशील इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना होगा? 1.6 मतलब आवेश का या वेग का आवेश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश की निश्चलता या विद्युत आवेश की अचलता। सेकंड पॉइंट देखो, गति का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब
विराम अवस्था में आवेश का जो मान होगा और गतिशील अवस्था में आवेश का जो मान होगा वो बिल्कुल समान होगा। तो इसके बाद हमको ये देखना है, हम एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखो मैंने यहां पर एक हीलियम का एक परमाणु लिया है और आपको पता है हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों प्रोटॉन में नाभिक में स्थितियां कुछ ऐसी होती है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो प्रथम कक्षा होती है उसमें रिवॉल्व करते हैं। उसके साथ मैंने H2 अणु लिया है, मतलब H2 अणु, एक जो अणु होगा उसके H2 अणु लिया मैंने, तो उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 प्रोटॉन या 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। पर दोनों प्लस की स्थितियां कुछ, दोनों प्रोटॉन या धनावेश की स्थितियां कुछ ऐसी होगी। तो देखो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रथम कक्षा में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों के वेग समान होंगे, मगर दोनों के इलेक्ट्रॉनों के वेग तो समान होंगे पर दोनों की प्रोटॉन की स्थितियां अलग अलग है, तो दोनों के प्रोटॉनों का वेग अलग अलग होता है। दोनों के प्रोटॉनों का वेग अलग होते हुए भी दोनों उदासीन होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वेग का प्रभाव होता तो दोनों पे आवेश अलग अलग आते, क्योंकि दोनों में प्रोटॉनों का वेग अलग अलग है, फिर भी ये दोनों उदासीन है। इसका मतलब ये होता है कि वेग का आवेश के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये होती है आपके पास विद्युत आवेश की निश्चलता या अचलता। देखो इसके साथ एक छोटी सी चीज और होती है कि एक होता है हमारे पास विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या विशिष्ट आवेश जो होता है वो क्या वेग पर निर्भर करता है? तो यस, विशिष्ट आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है। देखो कैसे, देखो विशिष्ट आवेश को समझने के लिए आपको क्या करना है, विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाता है? विशिष्ट आवेश जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है, तो विशिष्ट आवेश ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आवेश के मान को उसके द्रव्यमान से डिवाइड कर देना होगा। मतलब किसी आवेश एवं उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम, है ना, आवेश एवं उसके द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इस तरह से हम विशिष्ट आवेश ज्ञात करते हैं। तो हमको पता है कि वेग और द्रव्यमान जो होता है v और m, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मतलब ये होता है कि वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है और वेग करने पर द्रव्यमान कम हो जाता है। तो आपको कोई पूछे कि विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है, तो करता है, क्योंकि देखो विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश को जब आप उसके द्रव्यमान से डिवाइड कर दोगे उसको कहते हैं विशिष्ट आवेश। तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 10 की घात -19 और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.01 10 की घात -31। तो इस तरह से हम इन दोनों को डिवाइड करके और हम विशिष्ट आवेश ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो विशिष्ट आवेश आएगा ये हो जाएगा 1.6 10 की पावर 11। चार्ज की इकाई होती है कूलम और मास की होती है किलोग्राम। तो देखो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आ चुका है। तो विशिष्ट आवेश जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो देखो द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा वेग विशिष्ट आवेश, है ना, तो द्रव्यमान जितना ज्यादा हो जाएगा वेग भी उतना, वेग जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो विशिष्ट आवेश जो होता है वो द्रव्यमान से सीधा सीधा संबंधित होता है। जिसका भी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका विशिष्ट आवेश कम हो जाएगा और द्रव्यमान अगर कम हो जाएगा तो विशिष्ट आवेश बढ़ जाएगा। ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो आवेश जो होता है वो कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता, मगर विशिष्ट आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि विशिष्ट आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवेश का मान अपॉन द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले में द्रव्यमान आ रहा है, मतलब विशिष्ट आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो द्रव्यमान की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी जिसका जो है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश का तीसरा गुणधर्म जो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ
विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो तो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है कि आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश इलेक्ट्रॉन मूल आवेश ई के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब मूल आवेश जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। देखो तो कभी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो उसका पूर्ण गुणज होगा। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब देखो तो किसी भी वस्तु के पास जो आवेश होता है उसको हम इस सूत्र से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी वस्तु पर आवेश Q निम्न प्रकार होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और यहां पर n जो होते हैं इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो अप टू प्लस माइनस n तक संभव हो सकती है। यहां पर n जो होगी वो पूर्ण संख्या है और e जो है e को हम मूल आवेश कहते हैं और जिसका मान होता है 1.6 10 की घात माइनस 19। देखो तो मूल आवेश कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो आवेश का जो मान होता है वो 1.6 10 की घात माइनस 19 होता है। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कह सकते हैं, मूल आवेश। और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है। देखो इसको और हम समझते हैं, जैसे कि कई क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वांटम आवेश या सबसे छोटा आवेश कितना संभव है। तो एक क्वांटम आवेश या सबसे छोटा आवेश जो होता है वो E इज इक्वल टू 1.6 10 की घात माइनस 19 कूलम। मतलब ये इसी को हम कहते हैं एक क्वांटम आवेश या जो सबसे छोटा आवेश होता है। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, जब भी आपको आवेश का क्वांटीकरण समझाना है तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको हमेशा लिखना होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। देखो जो n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है या n की वैल्यू 2 हो सकती है। n की वैल्यू 1.2 1.4 या 1.6 इस तरह से फ्रिक्शनल वैल्यू के अंदर n की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती और यही होता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो देखो n की वैल्यू जो 1 है तो आपके पास Q इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.6 10 की घात माइनस 19। मतलब किसी वस्तु पर इतना आवेश, सबसे न्यूनतम आवेश इतना किसी वस्तु पर संभव हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट आवेश क्या होगा, तो n की वैल्यू को 2 रख देंगे अपन, तो Q इक्वल टू NE, तो ये हो जाएगा 3.2 10 की घात माइनस 19। तो सबसे छोटा आवेश 1.6 10 की घात माइनस 19 है, उसके बाद जो है वो 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। 1.6 और 3.2 के बीच में दूसरा कोई भी आवेश संभव नहीं है। जैसे आप n की वैल्यू 3 रख दो तो 3.2 10 की घात माइनस 19 के बाद जो आवेश का जो किसी वस्तु पर आवेश का जो मान संभव है वो 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 19 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये सबसे छोटा आवेश ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये आपके पास इस तरह से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और किसी वस्तु पर आवेश का मान भी बढ़ता चला जाएगा। मगर जैसे कि 1.6 10 की घात माइनस 19 और 3.2 10 की घात माइनस 19 इसके बीच में दूसरा कोई भी मान संभव नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि n की जो वैल्यू होती है, n का जो मान होता है वो दशमलव संख्या के अंदर कभी भी संभव नहीं होता है। देखो एक छोटा सा पॉइंट, आवेशों का क्वांटीकरण का कारण यह है कि पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होंगे। अगर मेरे पास कोई दो वस्तु है उसको अगर मैं घर्षण करवाऊंगा तो इस वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो पूर्ण संख्या में होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मतलब 1.2 या 1.4 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से उस वस्तु के अंदर स्थानांतरित नहीं किए जा सकते हैं। और जो मूल आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश संभव है। इलेक्ट्रॉन के आवेश और प्रोटॉन के आवेश से भी छोटे मान संभव है, पर वो मूल आवेश नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जैसे उनको हम कहते हैं क्वार्क्स कहते हैं। जो क्वार्क जो होते हैं वो हमारे अभी हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना है, मगर जैसे कि सबसे छोटा मान होता है वो E होता है, तो क्वार्क जो होंगे वो E/2 E/4 या E/6 पॉसिबल है। मगर वो मूल अवस्था में या स्वतंत्र रूप से वो आवेश जो होते हैं उनका वो संभव नहीं है। मतलब स्वतंत्र रूप से क्वार्क जो होते हैं वो उपस्थित नहीं रह सकते हैं। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो मूल आवेश की बात कर रहे हैं। तो मूल आवेश जो होगा वो जो कि स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रह सकता है और वो मूल आवेश है 1.6 10 की घात माइनस 19। उसको हम एक क्वांटम आवेश भी कहते हैं और सबसे छोटा आवेश भी वही संभव है। अब देखो, अब सबसे पहले इस आवेश के क्वांटीकरण को सिद्ध किया था, उसको मिलिकन की तेल की बूंद के प्रयोग से इसकी क्वांटीकरण को हमने सिद्ध किया था। तो मिलिकन सन है
तेल के बूंद का प्रयोग करके ये विद्युत आवेश का क्वांटीकरण को समझाया था। अब जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु को 6.2 इंटू 10 की घात -19 कूलम आवेश दिया जा सकता है क्या? तो देखो ऐसा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है क्वांटीकरण का वो होता है Q बराबर NE, जहां पर Q तो हो गया वो उस वस्तु पर कुल आवेश है, N जो हो गया वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है वो मूल आवेश है। तो यहां पर हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको Q की वैल्यू दे रही 6.2 10 की घात -19 और E की वैल्यू होती है 1.6 10 की घात -19। तो यहाँ 10⁻19 और 19 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 62 में अपन 16 का डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 3.8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या n की वैल्यू 3.8 पॉसिबल है क्या किसी वस्तु में? नहीं, क्योंकि हम 3.8 इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी वस्तु पर इतना आवेश देना संभव नहीं है। देखो ये होगी हमारे पास तीसरा गुणधर्म हो गया। अब जो चौथा जो गुणधर्म है वो हम पढ़ लेते हैं, इसको आप कॉपी कर लो। देखो अब विद्युत आवेश का संरक्षण जो इसका चौथा गुणधर्म है वो क्या कहता है कि आवेश का संरक्षण वह गुण है जिसके कारण किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। मतलब अगर कोई एक विलगित निकाय है ना, तो उसका जो कुल आवेश जो होगा वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। कैसे? देखो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये एक विलगित निकाय है, इस विलगित निकाय के अंदर सपोज इसके अंदर 4 कूलम, इसके पास 2 कूलम और इसके पास 4 कूलम। ये एक निकाय है मेरे पास, इसके अंदर अलग अलग आवेश इस तरह से हैं। अब इसमें क्या करता हूं मैं, इस विलगित निकाय के अंदर घर्षण करवाता हूं, है ना। घर्षण करवाने के बाद में मुझे क्या मिलता है? सपोज ऐसा कुछ डायग्राम मिलता है कि 3Q और 4Q। तो जब आप देखोगे इसमें कि एक विलगित निकाय था जिसके अंदर 4 कूलम, 2 कूलम और 4 कूलम इस तरह से व्यवस्थित है। अगर इसको मैं मोशन देता हूं या इसको मैं घर्षण देता हूं तो उसके बाद में इस निकाय की स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है जिसमें 3 कूलम और 4 कूलम। तो देखो स्टार्ट में भी इस निकाय का कितना आवेश था? 4 और 2 6 और 4 10, और इसका भी कितना हो जाएगा? 3 3 6 और 4 10। तो कुल मिला के इसका प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश क्या रहेगा? समान रहेगा। और यही जो होता है ये होता है विद्युत आवेश का संरक्षण। देखो सबसे पहले आपको सब समझना होगा कि संरक्षण क्या होता है। संरक्षण क्या होता है कि जिस चीज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही जिसको हम नष्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं संरक्षण। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत आवेश का संरक्षण। तो विद्युत आवेश को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और विद्युत आवेश को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। विद्युत आवेश जो होगा वो सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये होता है आपके पास विद्युत आवेश का संरक्षण। देखो किसी विलगित निकाय के आवेश का ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखो एक और बात है, किसी दो वस्तुओं में अगर आपको आवेश उत्पन्न करने हैं तो दोनों पर समान और विपरीत आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि मेरे पास एक वस्तु है, दोनों दो वस्तुएं और दोनों वस्तुएं सपोज क्या है मेरे पास? दोनों वस्तुएं मेरे पास उदासीन है। सपोज दोनों वस्तुएं उदासीन है, इन दोनों वस्तुओं को अगर मैं घर्षण करवाऊंगा तो मान लो अगर 2 प्लस चार्ज इधर जाएंगे तो उधर 2 माइनस चार्ज जाएंगे। तो जो आवेश जो होते हैं वो बराबर और विपरीत प्रकृति से दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनको वापस हम उदासीन भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को वापस में स्पर्श करा दूंगा तो उदासीन हो जाएगा। तो देखो समान एवं विपरीत प्रकृति के युग्म के रूप में ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है एवं उदासीन भी किया जा सकता है। तो आवेश अगर आपको उत्पन्न करने हैं तो बराबर और विपरीत प्रकृति से उत्पन्न होंगे और हम उसको उदासीन भी कर सकते हैं। इसका हमको एक एग्जाम्पल पढ़ना है कि आवेश संरक्षित रहता है या नहीं। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए कुछ एक, है ना। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो देखो ये तो आपके पास जो होगा वो कोई भी तत्व हो सकता है और ये जो हो जाएगा ये इसका परमाणु भार होगा, परमाणु भार होगा और ये आपके पास होगी इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो जब हम आवेश को देखना है तो ये आपके पास जो होगा ये आवेश होगा, है ना, ये आवेश होगा। आवेश का मतलब या तो प्रोटॉनों की संख्या ले लो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लो। ये हमारे पास परमाणु संख्या होती है
और परमाणु भार जो होता है, परमाणु भार क्या होता है, नाभिक में कौन रहते हैं, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे तो आपको परमाणु भार मिल जाएगा, जो हमेशा इस सिंबल के यहां पर लिखा जाएगा। और परमाणु संख्या जो होती है वो यहां होती है, और परमाणु संख्या ही आपके पास आवेश होता है। और परमाणु संख्या क्या होती है, या तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लो या फिर आप प्रोटॉन की संख्या ले लो, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर होते हैं। मगर हम जनरली हम जब आपके पास परमाणु संख्या की बात आएगी तो हम प्रोटॉनों की संख्या को लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं। उनको जब ऊर्जा दी जाएगी तो वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाएंगे। तो जब हम परमाणु की संख्या की बात करेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या को काउंट किया करेंगे। और जब परमाणु भार की बात होती है तो परमाणु भार मतलब नाभिक, तो नाभिक के अंदर कौन उपस्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को जब जोड़ लेंगे तो आपको परमाणु भार मिल जाएगा। तो कभी भी आपको इस तरह से कोई फॉर्मूला दिया गया है और आपको आवेश पूछा जाएगा तो आवेश आपका ये होगा, है ना, आवेश हमारे पास ये हो जाएगा। तो देखो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम नाभिकीय प्रक्रिया देख रहे हैं। तो नाभिकीय प्रक्रिया में देखो, जैसे यूरेनियम था, और जब यूरेनियम जो होता है, जब यूरेनियम टूटता है ना नाभिकीय प्रक्रियाओं में, तो एक थोरियम बनता है और एक हीलियम बनता है और साथ में अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो अब आपको देखना है कि इसमें नाभिकीय प्रक्रिया से पहले और बाद में इनके आवेशों को आपको गिनना है। तो देखो सबसे पहले ये हमारे पास होते हैं आवेश। तो पहले का आवेश कितना था, 92, और टूटने नाभिकीय अभिक्रिया होने के बाद भी ये आवेश कितने बचे हैं, 90 + 2। तो पहले थे 92 और बाद में भी है 92। तो प्रारंभिक आवेश और अंतिम आवेश क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये आवेश संरक्षण का जो नियम है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रतिपादित किया था। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जो हमने अभी जो पढ़े हैं वो विद्युत आवेश के गुणधर्म पढ़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ के हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले हमको क्या क्या याद रखना चाहिए, तो ये जो न्यूमेरिकल है वो Q = Ne, या जो आवेशों का क्वांटीकरण जो होता है उसके ऊपर निर्भर है। जैसे कि फॉर्मूला होता है Q = Ne। Q वहां पर हमारे लिए क्या होते हैं, आवेश होते हैं। N जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E की वैल्यू 1.6 10 - 19 कूलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 10 - 19। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो +1.6 10 - 19। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.01 10 - 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 10 - 27 किलोग्राम। और आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ आवेशों की कुछ छोटी इकाइयां भी पता होनी चाहिए, जैसे माइक्रो, नैनो और पीको। माइक्रो में 10 - 6 होता है, और नैनो में 10 - 9 होता है, और पीको के अंदर 10 - 12 कूलाम होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। तो आपको पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, देखो तो इसका सॉल्यूशन देखो। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Q = Ne। हमको कितने इलेक्ट्रॉन पूछा, मतलब आपको n पूछा है, तो n बराबर हो जाएगा Q/E। ओके, आपको Q की जो वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 कूलाम। तो Q आपको दे रखा है 1 कूलाम, तो यहां रख देंगे अपन 1 कूलाम। और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10 - 19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसल, तो यहाँ पे बच गया 1/1.6 10 - 19 को ऊपर ले जाओगे +19 हो जाएगा। अब देखो यहां से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, ऊपर आ जाएगा 10/16 10 - 19 बचा। अब 10 में 16 का डिवाइड होगा नहीं, तो हम 1 0 इधर बढ़ा लेंगे, उधर से 1 0 कम कर लेंगे, तो ये हमारे पास बच जाएगा। अब 100 में 16 का भाग देंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 6.25 10 - 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट भी अब याद रखना है कि
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को इतना धनावेशित किया जाता है, देखो, किसी वस्तु को इतना धनावेशित किया जाता है कि उसमें से द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। सॉरी, है ना। तो देखो, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लो आप। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उनके द्रव्यमान में 9.8 मतलब 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब इस वस्तु को आप इतना आवेश दो कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना बढ़ जाए, 9.1 नैनोग्राम बढ़ जाए, है ना। तो आपको द्रव्यमान बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन इसको देने होंगे। तो इस पर प्रकृति कौन सी आएगी? तो प्रकृति हम पहले ही पता कर पा रहे हैं, प्रकृति इसकी होगी ऋणात्मक। कौन सी होगी? ऋणात्मक। देखो, वापस समझ लो क्वेश्चन को। किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उनके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वृद्धि कैसे निकाली जाती है? तो देखो, सबसे पहले हम इस डेल एम को देखते हैं। डेल एम की सॉल्यूशन देखो। डेल एम की वैल्यू कितनी है? 9.1 नैनोग्राम। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। नैनोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -9 ग्राम आ जाएगा। ओके, अब आप इस ग्राम को भी वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -9 और ये हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास डेल एम की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? डेल एम की वैल्यू मिल गई आपको 9.1 10 टू पावर -9 किलोग्राम, -9 किलोग्राम। अब देखो, देखो, अब टेक्स्ट बुक का दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उनके द्रव्यमान में 9.8 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। और आपको क्या क्या ज्ञात करना है? कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए और आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि मेरे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि इसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाती है? 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखो, जब आपको द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है मतलब आपको इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को देने पड़ेंगे। तो इसकी प्रकृति आपको यहीं से पता चल जाएगी। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक, है ना। अब हमको निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो सबसे पहले ये 9.1 ग्राम, वृद्धि कितनी हुई? 9.1 नैनोग्राम की। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले नैनोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। फिर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 9.1 10 की घात -9 और इसको अपन 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 10 ऊपर जाते ही ये हो जाएगा 10 की घात -3 किलोग्राम। तो डेल एम की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई? डेल एम की वैल्यू मेरे पास मिल गई 10 की घात - किलोग्राम। अब आपको क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए? कितने? देखो, तो डेल एम जो द्रव्यमान जो बड़ा होगा, है ना, द्रव्यमान जो बड़ा होगा वो कैसे निकाला जाता है? N इंटू एम ई, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हुआ द्रव्यमान आ जाएगा। तो डेल एम कितना हो जाएगा? N इंटू एम। मतलब देखो, यहां से हम आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, N कितने दिए और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर दें इसको तो इसका बढ़ा हुआ द्रव्यमान मिल जाएगा। तो डेल एम मेरे पास हो जाएगा N इंटू एम ई। तो डेल एम की वैल्यू मेरे पास है। तो डेल एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है? देखो, डेल एम की वैल्यू हमारे पास है
9.1 इंटू 10 की घात माइनस 12 इंटू एन। और यहां देखो यह हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.01 इंटू 10⁻³ माइनस 31 किलोग्राम। यह हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपको निकालना है एन। तो एन कैसा आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 12 अपॉन 9.01 10 की घात माइनस 31। ये कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 10 की घात माइनस 12 इसको ऊपर ले जाओगे 31 में से 12 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए तो 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात करो। तो आवेश का मान और प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको निकालना आवेश का मान। तो हमारे पास हो जाएगा Q इक्वल टू NE। क्या मेरे पास n की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो n की वैल्यू हमके पास है 10 की घात 19। E की वैल्यू होती है 1.6 10 की घात माइनस 19। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो Q हो जाएगा हमारे पास 1.6 कूलम। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। और अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होंगे। तो क्या निकालना क्या हमको, तो हमको यहां पर क्यों निकालना, आपको आवेश पूछा गया तो हमको क्यों निकालना है। अब देखो इस सवाल में क्या गिवन है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पदार्थ की मात्रा। इसको मैं स्मॉल m से लिख लूंगा, जो दे रखा आपको 250 ग्राम। ओके, अब आपको पदार्थ का अणुभार निकालना है। पदार्थ का अणुभार उसको मैं कैपिटल M से लिखूंगा। कौन सा पदार्थ है हमारे पास, हमारे पास है जल है, पानी है। तो पानी का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। ओके, H के अंदर अणुभार 1 और इसका 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी हो गई 18। अब देखो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या किससे पता चलती है, 1 ग्राम में अणुओं की संख्या हमको पता चलती है अवोगाद्रो से, और वो होता है 6.023 10 की घात 23। इतने होते हैं। हमको निकालना है 1 कप या 250 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या, 250 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आपको निकालना है कैपिटल M सपोज, या N ले लो उसको। तो ये कैसे निकाली जाएगी, देखो इसको निकाली जाएगी ऊपर पदार्थ की मात्रा अपॉन डिवाइड कर दोगे आप पदार्थ के अणुभार से, पदार्थ का अणुभार इंटू हम अवोगाड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे कि ये 1 ग्राम के लिए होता है, तो जितने भी ग्राम हो गए 1 ग्राम को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अणुओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास पदार्थ की मात्रा कितनी दे रखी है 250 और पदार्थ का अणुभार हमारे पास है 18 इंटू एन कितना होता है 6.02 10 की घात 23। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको आवेश निकालना है। तो देखो आवेश का जो फॉर्मूला होता है हमको पता है Q इक्वल टू NE होता है, मगर इस क्वेश्चन में E कितने हैं, है ना, टोटल कितने हैं, तो उसके लिए हम N जो निकालना है वो कितना है वो पता करना है। N हमारे पास ये है, तो ये तो टोटल 250 ग्राम पानी के लिए अणुओं की संख्या निकली। मगर अब पानी के एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होते हैं, पानी के एक अणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं हमारे पास, देखो H2O के अंदर। तो H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं 1 और ऑक्सीजन में हो गए 8, टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं। तो यहां पर आपको टोटल A के लिए Q इक्वल टू NE, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 इंटू NE। हमारे पास देखो N कितना है, तो N हमारे पास है 250 अपॉन 18 6.023 10 की घात 23 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की घात माइनस 19। इसको सोल्व करा लेंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास 250 है और ये 0 और ये 0, तो 250 10 की घात 2 और ये हो गया 18। पीछे ये कितना बचा
6.023 और ये हमारे पास 1.6। इस पावर को पीछे ट्रांसफर कर दो, ये 23 और ये -19 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां पर क्या बचा मेरे पास, देखो 6 से 18 को अपन काट देंगे, 3 बचेगा, तो 225/3 और ये 1.6 को आप आगे ले आओ और 10 की पावर 2 को पीछे ट्रांसफर कर दो। 23 - 19 + 2, देखिए Q = 25 × 1.6/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 23 और 2 25 में से 19 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 को 1.6 से मल्टीप्लाई करके आपको 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 25 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास नियर अबाउट आ रहा है 40 और ये हो जाएगा अपॉन 3 10 की पावर 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना, और 10 की घात 6। आप चाहो तो इस आंसर को बिल्कुल सही कर सकते हो, 1.33 करोगे तो उधर 10 की पावर 1 बढ़ा देंगे और ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, तो 250 ग्राम के अंदर कितने धनावेश या ऋणावेश होते हैं, तो वो होते हैं 1.33 × 10 की पावर 7 कूलम चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक है, देखो ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि द्रव्यमान और आवेश में क्या डिफरेंस है, वो देखने के बाद इस लेक्चर को यहां खत्म करेंगे हम। देखो अब हम द्रव्यमान और आवेश के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले द्रव्यमान जो होता है उसकी जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है और आवेश की इकाई होती है वो क्या होती है, कूलम होती है ना। द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और आवेश को हम q से लिखते हैं। देखिए अब द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, धनात्मक या पॉजिटिव होता है, जबकि आवेश जो होते हैं वो जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखो, m क्वांटीकृत नहीं होता है जबकि q जो होता है वो क्वांटीकृत होता है। देखो अभी हमने पढ़ा था आवेश जो होते हैं वो क्वांटीकृत Q = Ne को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं, जिसमें n का मान कभी भी दशमलव संख्या में संभव नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं। तो Q क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, जबकि आपका M जो होता है वो क्वांटीकृत नहीं होता है ना। तो द्रव्यमान का कोई भी मान संभव हो सकता है किसी भी वस्तु का। अब देखिए तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता और आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो देखो आवेश का संरक्षण हमने अभी पढ़ा है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो सकता था, स्थानांतरित हो सकता है। तो आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, मगर द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित नहीं होता है ना। द्रव्यमान में क्षति हो सकती है, द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा में बदल सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो संरक्षित नहीं होता है ना। अब पॉइंट नंबर 4 देखो, कोई भी दो वस्तु का अगर कोई द्रव्यमान है तो उनके मध्य में लगने वाला बल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, आकर्षण बल ही होगा, है ना। तो द्रव्यमानों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि आवेशों के मध्य क्या हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य कर सकता है। अगर दो धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना। तो आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल संभव है। आखिरी पॉइंट देखो इसमें कि द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करता है और आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आवेश में हमने अभी देखा ही है, आवेश की अचरता में हमने देखा था कि आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब आवेश चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, आवेश का जो मान होगा वो कभी भी नहीं बदलता है। अब देखो हमको ये देखना है कि कैसे वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ये हम देख लेते हैं, देखो कैसे वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है। तो ये देखो, जैसे कि वेग बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है, इसको हम एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं, है ना। ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला है, m = m0/1 - v²/c²। ये फॉर्मूला है जहां पर m जो हो जाएगा वो v वेग के बाद द्रव्यमान है, m0 जो हो जाएगा
वो प्रारंभिक द्रव्यमान है, और c जो हो जाएगा वो प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v जो हो जाएगा वो वस्तु का वेग है। अब हमको ये देखना है कि वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान कैसे बढ़ता है। तो देखिए वेग बढ़ाने पर द्रव्यमान कैसे बढ़ता है, ये देखिए। जैसे कि ये इसके जो हर वाला हिस्सा है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस v²/c² के ऊपर। जैसे जैसे देखो वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा, c तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸, और जैसे जैसे आपका वेग बढ़ेगा, तो जैसे जैसे आपका ये वेग बढ़ेगा तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू आएगी ये बढ़ जाएगी, है ना। अगर v² बढ़ेगा, c² तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट बढ़ जाएगा। ये पूरा पार्ट अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ी हुई वैल्यू को 1 में से माइनस करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू सब छोटी हो जाएगी। जब आपका हर वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा तो आपका m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तरीका है कि जैसे जैसे आपका वेग बढ़ता है वैसे वैसे आपका द्रव्यमान भी बढ़ता है। क्योंकि देखो जैसे जैसे v बढ़ेगा तो ये जो रेशियो है, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ा हुआ हिस्सा 1 में से माइनस करोगे तो वैल्यू और छोटी आएगी। जब आपका हर वाला हिस्सा पूरा छोटा हो जाएगा तो आपके m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये फॉर्मूला हम 11th में ज्यादा यूज नहीं करते। ये फॉर्मूला हम 11th में यूज क्यों नहीं करते, देखो 11th में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितने भी हम लेते हैं उसकी वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के वेग के आसपास भी नहीं होती। जो भी हम वस्तु लेते हैं 5 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, 1000 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो जो मान होता है v का, है ना, वो मान c के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। तो इतनी छोटी वैल्यू को जब 3 × 10⁸ से डिवाइड करोगे तो ये पूरे की पूरी वैल्यू जो होगी वो लगभग 0 के बराबर या नगण्य हो जाएगी। नगण्य हो जाएगी तो m बराबर m0, ये √1 बचेगा, और 1 की वैल्यू 1, तो m बराबर m0। इसी वजह से हम ये वहां पर उपयोग में नहीं लेते हैं। मगर 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं अभी क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और छोटे पार्टिकल का वेग बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देखो क्या होगा, अगर वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो m = m0/1 अगर ये वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगभग c के बराबर आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये भी वैल्यू इसके 1 - 1 0 हो जाएगा। तो आपका m जो होगा वो अनंत तक जा सकता है या बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन के वेग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग 10⁶ मीटर पर सेकंड से लगाकर भी ज्यादा हो सकता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर भी हो सकता है। इसी वजह से जब हम क्वांटम भौतिकी पढ़ते हैं तब इस सूत्र का यूज करते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। इसको आप कॉपी कर लो। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। कॉपी कर लिया, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि स्थिर आवेश जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, तो स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ओके। अब आपके पास एक समान गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं एवं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है कि त्वरित आवेश का मतलब क्या होता है, वह आवेश जिसका वेग का मान निरंतर बदलता रहता है। जो त्वरित आवेश जो होते हैं, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं एवं EM वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक समान गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, और त्वरित आवेश जो होता है वो त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करता है। इसको भी कॉपी कर लो।
देखो अब आगे क्या है कि जो लास्ट वीडियो जो था, लास्ट वीडियो के लेक्चर था, उसमें कमेंट बॉक्स में एक डाउट आया है। वो डाउट क्या है, उस डाउट को देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हमने जब प्रेरण विधि पढ़ी थी, है ना, जब हमने प्रेरण विधि पढ़ी थी, उस प्रेरण विधि में हमने क्या पढ़ा था? देखो, एक पॉजिटिव रोड लाया था मैं एक अनावेशित गोले के पास में, ठीक है। उस वक्त प्रेरण हुआ था और इस प्लस की वजह से यहां पर माइनस आ गए थे और यहां पर प्लस आ गए थे। तो पहले तो आप ये समझो ये प्लस माइनस का क्या है। क्या यहां पर माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और प्लस उधर बच गए? देखो इसमें से क्या हुआ है कि ये प्लस थे, इस प्लस की वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाते हैं, इस वाले साइड की तरफ आ जाएंगे। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड पे आ जाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब वहां पर प्लस बच जाएंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से तो इसमें माइनस और प्लस बनते हैं, पहली बात तो ये। उसके बाद देखो कि जब हमने इसको ग्राउंड किया था, जब हमने इसको ग्राउंड किया था, पृथ्वी से जोड़ा था, ठीक है। जब हमने इसको पृथ्वी से जोड़ा था तो ये क्वेश्चन था कि सर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके इसको कैसे उदासीन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी वस्तु से जो स्थानांतरित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होते हैं, कभी भी धनावेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि जैसे कि मानो ये पृथ्वी के अंदर किसी भी कोई है, उसका एक परमाणु है, मान लो उस परमाणु के अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होगा। जब हम पृथ्वी से इसको संपर्क कर देंगे तब क्या होगा, ये धनावेश जो होंगे ये कहां, ये धनावेश जो होंगे ये इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे और ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे इस वाले हिस्से को उदासीन बना देंगे, उदासीन बना देंगे। तो देखो फिर इसकी पिक्चर कैसे बन जाएगी, जैसे कि ये प्लस है और ये मेरे पास एक गोला है, ठीक है। इस गोले में यहां पे क्या बच जाएंगे, माइनस बच जाएंगे, क्योंकि ये तो अभी उदासीन हो चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन ने जाके चारों प्लस को उदासीन कर दिया है, ठीक है। और फिर हम इस दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये पूरे के पूरे गोले में ये ऋणावेश फैल जाते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है। इसमें अगर और किसी को कुछ डाउट हो तो देखो ये बात और देख लो कि जैसे कि मैंने यहां पर रखा था, यहां पे मान लो हमारे पास ये 4 आवेश है। एक गोला जब मैं इसके टच में लाके, जब मैं इसके संपर्क में लाके रखता हूं तो हमारे दिमाग में डाउट ऐसा चलता है कि ये 2 आवेश उधर चले जाएंगे, ये धनावेश। ऐसा नहीं होता है, 2 धनावेश उधर नहीं जाते हैं। क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, ये 4 होते हैं और अब क्या होगा, इधर ये प्लस के 4 हैं, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आके इसको उदासीन बना देंगे, 2 धनावेशों को, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 उदासीन बना दोगे तो यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे सिर्फ 2 धनावेश बचेंगे और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो वहां पे क्या, वहां पर भी 2 प्लस बना देंगे। इस तरह से प्लस क्रिएट होता है। कभी भी धनावेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में नहीं जाएंगे, जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हो सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में हम कूलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जितना पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से पढ़ लो, वीडियोस को देख लो और नोट्स बना लो। अगली क्लास में हम कूलाम के नियम से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।